सभी का बहुत-बहुत स्वागत है प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज बहुत दिनों के बाद जो है हम फिर से अपना जो हमारा कोर्स रह गया था 5-6 दिनों का, उसको हम शुरू करेंगे। उसके पहले एक और चीज़ थी कि हमारा जो साइंस का पोर्शन था, उसमें 8th 9th और 10th रह गए थे पोर्शन। तो अभी हम क्या करेंगे कि 8th 9th 10th को अब हम लोग कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या पोर्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है और जो है बेसिकली हम एनसीईआरटी से इसको कर रहे हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या फिर आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आपका यूपीपीएससी आरओ हो, उसमें साइंस का अच्छा खासा पोर्शन आता है और हमें जो है थोड़ा सा इसको ओवरव्यू लेके पढ़ के चलना है ताकि हम बेसिक्स अपने कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे से पढ़ सकें। और बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आपको जो है सिर्फ एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। आज से हम इसको शुरू करेंगे। तो क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत लोग बीमार थे, इवन मैं भी, मेरे घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए हम लोग ने जो था कुछ दिनों से कोर्स या कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। पर अब क्योंकि जो है फिर से चीज़ें सही हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो अभी हम फिर से इसको शुरू करेंगे और हमारे पास अब ज़्यादा जो भी जितने भी दिन रह गए हैं, तो हम उसके अंदर मैक्सिमम जो है अपना कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं आने वाले जो भी एग्ज़ाम है इस साल में, और अगर आप चाहते हैं कि आप इस साल जो है एग्ज़ाम क्लियर करें, तो आप बिल्कुल इस चैनल पे बने रहें और वीडियोस देखते रहें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज़, बहुत अच्छा आपको जो है बताऊंगा कि कैसे आप क्या पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। ठीक है, तो आइए आज से जो हम इसको शुरू करते हैं। तो आज हम अपना करेंगे 8th क्लास में पहले 6 चैप्टर जो हैं वो 8th क्लास के जो भी हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन कौन से वो 6 चैप्टर्स हैं जिनको आज हम इस अपने पहले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पहला है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये जो चैप्टर है ये बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और एग्रीकल्चर आपको पता है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्रीकल्चर से, और चाहे कोई भी पेपर हो अब इस समय यूपी का, आप देखिए उसमें आपको पेपर में क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो ये अच्छा चैप्टर है, इसको हम करेंगे। फिर एक और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर, हमारे खाने में और हमारे प्रिपरेशन में, खाने के प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सीधा क्वेश्चन आता है इसके अंदर से, आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार, कौन कौन से तरह के होते हैं। और प्लांट्स में भी जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है या जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो रहा है, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर एक छोटा सा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में। अलग अलग तरह के बस मीनिंग्स हैं इसके अंदर, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा सा एक दो वर्ड का कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या मतलब है उसका, क्या नहीं है मतलब। तो ये सारी चीज़ें। फिर एक चैप्टर 4 है जिसके अंदर मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में है। तो इसके अंदर बेसिकली प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी गई है। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये एक ओवरव्यू चैप्टर है, बहुत छोटा सा, बहुत ईजी है, इसको हम कर लेंगे कंप्लीट आज। और कोल एंड पेट्रोलियम और कंबशन एंड फ्लेम, कोल एंड पेट्रोलियम तक हम इसमें करेंगे इस वीडियो में। तो जो है कोल एंड पेट्रोलियम में क्या है, हम देखेंगे कि कौन कौन से तरह के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस समय हमें जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी एनर्जी कंजम्पशन में, वो कौन कौन से हैं और कैसे कैसे जो उनका मैनेजमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर जो है इस वीडियो में रहेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे के चैप्टर्स इंक्लूड करेंगे। और जल्द से जल्द जो है हम अपना 10th तक इसे कंप्लीट करके, और फिर जो है अपना जो भी हमारे 5-6 दिन रह गए थे पीछे, जो हम कोर्स कर रहे थे 55 डेज़ तक हुआ था, 60 डेज़ का था, तो उसमें जो भी रह गई चीज़ें उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखिए, मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू देता हूँ, फिर आपको पॉइंट्स बता दूंगा, आप उन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। देखिए क्या होता है कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, कैसे एग्रीकल्चर होता है, कैसे कोई क्रॉप को उगाया जाता है। तो कोई भी, अगर आप मान लीजिए सोसाइटी में रह रहे हैं या फार्मिंग में हैं, तो आप जब आपको पता ही होगा जो क्रॉप होते हैं वो हर एक सीज़न के अकॉर्डिंग होते हैं। तो उसी सीज़न को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, कैरिफ तो उसी सीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉप्स को डिफाइन किया गया, खैरिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। ठीक है, जनरली आपको सबको पता ही होता है, बट इसमें एक चीज़ है कि थोड़ा ध्यान देने वाली वो चीज़ है, ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्रॉप्स किस किस में आते हैं। जैसे राबी क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आएंगे, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सीज़न में ये होता है। तो जैसे विंटर सीजन के क्रॉप्स को राबी क्रॉप्स कहते हैं, ऐसे खरीफ होता है, ऐसे जईद भी होता है। ठीक है, वो इनके बीच में उगाया जाता है। तो वो आपको ये इस तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, इनके अंदर कौन कौन से क्रॉप हैं, क्या है क्या नहीं है। फिर जो प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, किस तरीके से क्रॉप को प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसके अंदर क्या है, इन्होंने दिखाए हैं 7 स्टेप्स, और भी बहुत सारे होते हैं, बट मुख्यतः इन्होंने 7, जैसे किस तरीके से सॉइल को प्रिपेयर करना, आप सबको पता ही है ना। किस तरीके से प्लॉइंग करी जाती है, फिर उसके बाद जो है मतलब हल हल जोता जाता है, फिर उसके बाद जो उसके अंदर मैन्योर वैन्योर जो भी मिलाया जाता है, फिर सोइंग की जाती है ना। और जो उसके बाद सोइंग करने के बाद मैन्योर फर्टिलाइज़र को और ऐड किया जाता है, फिर इरिगेशन, पानी को कैसे देना है, ड्रिप कराना है, स्प्रिंकलर कराना है, ये सब चीज़ें। और अब क्या है, आज के समय में
इन सारी चीज़ों में ना बहुत एडवांसमेंट हो गया, तो वो भी सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में जितना कवर होगा होगा, फिर हम जब एग्रीकल्चर कवर करेंगे ना, तो मैं उसके अंदर आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी बताऊँगा, ठीक है? बहुत सारी होती हैं, जैसे मल्चिंग हो गया, या और भी जैसे एग्ज़ाम में बहुत सारे पॉइंट आए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उन सारे पॉइंट्स को भी हम यहाँ देखेंगे, ठीक है? ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, तो वीड्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, मतलब वीड्स से अपने क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो जैसे खरपतवार नहीं होती जो पेड़ों के चारों तरफ हो जाती है, उससे कैसे बचें कि उनको हर्बिसाइड या जो भी उनको पेस्टिसाइड या जो भी इंसेक्टिसाइड या जो भी उसके अंदर कीड़े मकोड़े उनसे, या जो वीड्स हैं पेड़ पौधे हैं उनसे कैसे हटाया जाए, या उनको जो है फिजिकल प्रोसेस से कैसे हटाया जाए, ये सारी चीज़ें हार्वेस्टिंग के बारे में, फिर स्टोरेज के बारे में। तो यही सारे देखिए पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। टिलिंग और प्लॉइंग के बारे में देखिए यहाँ पे फोटो दिखा रहा है किस तरीके से प्लॉ पहले होता था, फिर अब ट्रैक्टर आ गया तो ट्रैक्टर ने उसको जो है थोड़ा और अच्छा कर दिया। यही सारी बातें इसके अंदर बताई गई। सोइंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, बस वर्ड्स को पता होना चाहिए, रिलेट कर पाए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता नहीं है इन वर्ड्स के बारे में, ठीक है? सीड ड्रिल होती है, सीड ड्रिल की वजह से आप इजीली जो है सीड को जो है डाल सकते हैं ज़मीन में। फिर मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के बारे में इसमें दिया हुआ है ना? किस तरीके से मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये पता होना चाहिए हमें। फिर क्रॉप रोटेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। क्रॉप रोटेशन कैसे हेल्प करता है, फिर राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस भी दिया है कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या होता है। तो जो फर्टिलाइज़र होता है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है? और जो मैन्योर होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं समझ लीजिए। और मैन्योर जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है, डीकम्पोजिशन, मतलब कोई चीज़ सब, जैसे मान लीजिए कहते नहीं है एक खाद होती है जो कि नेचुरली वे में बनाई जाती है, वो वही समझ लीजिए मैन्योर होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे बताई गई। इरिगेशन के बारे में बताया गया कि इस तरीके से सोर्सेज हैं, है ना? और फिर जो है हम किस तरीके से बेहतर इरिगेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ये आपको नाम याद होना चाहिए, राहत देखिए इसको कहते हैं, जब बुल इसके ऊपर चारों की तरह घूम रही है। देखली एक सिस्टम होता है, चेन पम्प, देखिए ऐसे पूछा जा सकता है, देखली राहत किस चीज़ से रिलेटेड सिस्टम है, तो इरिगेशन से रिलेटेड सिस्टम है, ये पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है? फिर स्प्रिंकलर देखिए, ये बढ़िया सिस्टम है, देखिए पानी यहाँ से आ रहा, किस तरीके से स्प्रिंकलर हो रहा है, तो पानी की बचत होती है। ऐसे ड्रिप इरिगेशन होता है, सिर्फ ऐसे क्या होता है, इसके अंदर पाइप बिछा दिए जाते हैं और बूंद बूंद करके पानी गिरता है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये। फिर देखिए प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स के बारे में बताया गया है, देखिए वीडीसाइड डाल रहे हैं, ऐसे हर्बिसाइड होता है, ये सारी चीज़ें डालते हैं। हार्वेस्टिंग के बारे में यहाँ पे बड़ा सा एक थ्रेशर मशीन है, ठीक है? उसके बाद विनोइंग मशीन है जिससे आगे अलग करते हैं। और स्टोरेज के बारे में यहाँ पे देखिए एफसीआई है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, सिलोज होते हैं, ग्रेनरी, इनको कहते हैं सिलोज, ये जो देख रहे हैं बड़े बड़े, इसके अंदर अनाज डला होता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में बताया, फिर उसके बाद उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में छोड़ दिया, कह के कि एनिमल हस्बेंड्री में ये लोग जानवर का पालन वालन भी करते हैं, ठीक है? अब हम इसके मुख्य पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो कैरी क्रॉप्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, वो क्या होता है। रेनी सीजन में जनरली सो किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, कब किया जाता है, रेनी सीजन में, जून से सितंबर, यानी कि अब जब जून आने वाला होगा तब यहाँ पे खैरे क्रॉप्स को बोया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, चावल होता है, मैज़ होता है, सोयाबीन होता है, ग्राउंडनट मूंगफली होता है, कॉटन होता है, ये सारे किस्में हुए खैरे क्रॉप्स हैं। इसी तरीके से रबी क्रॉप्स होते हैं। रबी क्रॉप्स में क्या होता है, ये विंटर सीजन में अक्टूबर से मार्च तक। फिर मार्च से लेकर जून के बीच में क्या होता है, जईद होते हैं। जईद में क्या होता है, आपके जैसे कुकुम्बर हो गया, खीरा हो गया, पपीता हो गया, है ना, और ये आपके ये हो गए बड़े बड़े वाटरमेलन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइन सीड, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपकी आ जाएंगी, ओके? फिर ये मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर के बारे में, आप एक बार जो है पॉज करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है? मुझे लगता है आपने देख लिया होगा। फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में वही है, मैंने आपको जैसे बताया कि प्लॉइंग और टिलिंग के बारे में, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए एक दो एग्जांपल दिए हैं, 2,4-D, वीडीसाइड, ये बस इतना सा ध्यान रखिए। फिर हार्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, किस तरीके से शाफ्ट, थोड़ा सा अपना एक दिमाग में हल्की सी पिक्चर बना के रखिएगा कि क्या कैसा कैसा प्रोसेस होता है। हो सकता है आपसे अरेंज करने के लिए कोई क्वेश्चन पूछ ले, है ना, किस तरीके से 1 2 3 में कौन पहले आ रहा है, ये वो। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, हार्वेस्टिंग, वैसे इतना नहीं पूछेगा, बट ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्या क्या रहेगा, क्योंकि आगे अगर कोई चैप्टर इस पे आएगा तो बिल्डअप हो जाएगा आपका। फिर स्टोरेज के बारे में बताया गया है। फिर एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड प्रॉपर शेल्टर एंड केयर, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। जब ये चीज़ बड़े स्केल पे करी जाती है तो उसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है? मैन्योर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्या करता है मैन्योर के, क्या फ़ायदे हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बढ़ जाती है। देखिए क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट में या कोई भी और एग्ज़ाम उसके ऊपर भी है,
आप ये समझिए, आपको 3 पॉइंट दे देगा, नीचे पूछेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पाँचवाँ, छठा, सातवां। आप फँस जाएँगे, बहुत सारे पॉइंट इसमें बहुत अच्छे-अच्छे हैं, देखिएगा ध्यान से मैं आपको बताता हूँ। मैन्योर क्या करता है, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी जो पानी होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो मैन्योर यूज़ करने से बढ़ती है, ठीक है ना? फर्टिलाइज़र यूज़ करने से उतना नहीं बढ़ती। दूसरी चीज़, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ बिकम ईज़ी। तो आपको पता है, जो प्लांट होता है वो गैसेज़ कहाँ से लेता है? अपने रूट से भी लेता है ना? तो वहाँ से जो है रूट से जो गैसेज़ लेता है, उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये हेल्प करता है, क्योंकि सॉइल जो होता है वो ये कौन सा होता है, बड़ा पोरस होता है, अंदर हवा चली आती है इसलिए। फिर इट इंक्रीजेज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब, जैसे अर्थवॉर्म्स हो गए या और भी माइक्रोब्स हो गए, वो माइन्योर में ईजिली बन जाते हैं और आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। और इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, यानी कि जो सॉइल का टेक्सचर है उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इम्प्रूव करता है मैन्योर। तो ये हमारा जो है पहला चैप्टर हमने कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे चैप्टर पे, जो कि है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, ठीक है। अभी देखिए, आपको यहाँ पे मैंने जो भी जितने भी पॉइंट बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे थोड़े बहुत जो भी थे, है ना, आपको ध्यान रखना है बस। इस पे से क्वेश्चन उठ के आ सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे हमारा चैप्टर्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम अपने इस वाले पोर्शन पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो पे, ठीक है। अब देखिए, इस और इसके अंदर ये बताया गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कुछ ऐसे, देखिए बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो आपको नेकेड आई में नहीं दिखेंगे, तो उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। आपको सीधी आँख से नहीं दिखाई देंगे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हेल्पफुल भी हो सकते हैं और आपको जो है आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, मतलब कि आपको ख़राब भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको बीमार भी कर सकते हैं। जैसे कोरोना है, तो कोरोना क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है, वो जो एक तरह का वायरस है। तो वायरस जो है वो आपको दिख तो नहीं रहा है आँख में, ठीक है, पर उसी तरीके से आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हमारे पेट में भी होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं खाना बनाने में, खाना डाइजेस्ट करने में, है ना, बहुत सारी चीज़ों में। तो इस तरीके से इसी चीज़ के ऊपर ये चैप्टर है और इसमें ये बताता है कि क्या है नहीं। तो देखिए, इसमें वायरस के बारे में, बैक्टीरियाज के बारे में, एल्गे के बारे में, जैसे स्पायरोगायरा या ये क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेडोमोनस। तो ये एक तरह का क्या है, एल्गी है, नाम याद होने चाहिए क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है 8th क्लास में। तो इतना तो आपसे एक्सपेक्टेड होगा, अगर ये पूछ लेगा क्लाइमेडोमोनस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एक एल्गी है। फिर प्रोटोजोआ क्या होता है, देखिए अमीबा और ये आपके जो है पैरामीशियम, ठीक है, ये एक तरह के एग्जाम्पल हैं प्रोटोजोआस के। फिर फंगी के बारे में देखिए, पेंसिलम और एस्पेरेगलस, है ना, ये हो गया, और ब्रेड मोल्ड, ये सब क्या हो गया, फंगीज हो गए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वायरसेस देखिए कितने अजीब से बने हुए हैं, तो ये सब हो गया, ठीक है, ओके। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने पहले आपको बता दिए, वायरस कौन से हैं, प्रोटोजोआ कौन से होते हैं, एल्गी कौन से होते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये लोग कहाँ रहते हैं, तो हमारे अंदर भी ये सारी चीज़ रहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन्वायरमेंट में रहते हैं, कुछ जो है हमारे बॉडी में रहते हैं, कुछ हमारे खाने पीने में भी रहते हैं, तो इस तरीके से बताया गया है। तो कर्ड एंड ब्रेड इस सब में रहते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ बताई गई हैं कि खाने में भी जो हमारा हम खाते हैं, तो जैसे कि दूध में जो है एक तरह का वायरस रहता है, बैक्टीरिया रहता है, वायरस नहीं, उसे क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया रहता है दूध के अंदर। तो ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से कर्ड में या इडली में या इस तरीके से, तो वहाँ पर भी ये जो है आपको यीस्ट मिलेगा या जो है बैक्टीरिया मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। अभी हम थोड़ा सा इसको, जब मैं नोट्स दिखाऊंगा आपको और भी चीज़ समझ में आ जाएंगी। बस अभी आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या याद रखना है। फिर एक होता है प्रोसेस, उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। मतलब फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो उसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। मतलब कि बस इसको याद रखिए, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि अल्कोहल से शुगर बन रहा है, शुगर से अल्कोहल बन रहा है, या कुछ और भी दे सकता है आपको एग्जाम्पल ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया, जो आपको नहीं ध्यान देना अभी, पर इतना ध्यान रखना है कि बॉडी जो है वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है, जिसके वजह से जब भी कोई बाहर से अटैक होता है, परजीवी का, है ना, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या कोई भी एलियन का हमारी बॉडी के अंदर, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या प्रोटोजोआ हो गए, वायरस हो गए, तो ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं, ये हमको हेल्प करती हैं इनसे बचने के लिए। तभी देखिए, अभी एक प्लाज्मा थ्योरी, प्लाज्मा करके एक नहीं, आजकल देखिए एक ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें क्या होता है, खून का, आपको खून जो एक्सचेंज किया जाता है, उसके वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो टी सेल्स बन चुके हैं, जो लोग पहले कोरोना विक्टिम रह चुके हैं और रिकवर कर चुके हैं, उनके अंदर के बॉडी के जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, उसको हम अपनी बॉडी में, दूसरे पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं। तो उससे जो होता है, उसका जो है, उसकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बना लेती है, कोरोना से फाइट करने के लिए हेल्प करती हैं। तो एंटीबॉडीज़ के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो एंटीबॉडीज़ क्या करता है, यही हेल्प करता है हमारा। एंटीबॉडीज़ हमारी फाइट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, और यही हमारी इम्यूनिटी होती है, जिससे हमारी जो है एक कह सकते हैं हमारी रक्षा कह सकते हैं
जिससे हमारा जो है बॉडी की रक्षा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है कि आपके जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक तरह का बैक्टीरिया मिलता है जिसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये नाम आपको रट लेना है, समझ लीजिए, पूछा जा सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि क्या काम करता है और कहाँ पे पाया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, साइनोबैक्टीरिया नाम है, इसे ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जानते हैं। ये प्लांट के रूट्स में मिलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा लेग्यूमिस प्लांट्स में मिलता है, जैसे कि मटर, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया एक चीज़। और फिर पैथोजेंस के बारे में है, तो ये पैथोजेंस क्या होते हैं? कुछ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ बहुत, देखिए हमने अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे पेट में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प नहीं करते हैं, है ना, बल्कि जो है वो क्या करते हैं, हमारा बॉडी को ख़राब भी कर सकते हैं या हमारे खाने को ख़राब कर सकते हैं, है ना। तो उन्हें क्या बोलते हैं? ऐसी चीज़ों को बोलते हैं पैथोजेंस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो फिर इन पैथोजेंस जो होते हैं ये जनरली, या वायरस या जो भी कुछ भी, ये बहुत सारे जो होते हैं वेक्टर्स के थ्रू आते हैं। जैसे कि एक वेक्टर होता है कैरियर, वेक्टर को कैरियर भी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं वो कौन होते हैं? जैसे मच्छर हो गया, ठीक है, या एयर हो गई, या ड्रॉपलेट्स हो गए, या इस तरीके से, है ना। और बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां जो होती हैं जो कि ट्रांसफ़र हो सकती हैं, उन्हें बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर एक ये टेबल यहाँ पे दी हुई है, ये पॉज करके आप ज़रूर देखिएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कैसे ट्रांसमिट हो रही हैं बीमारियाँ और किसके वजह से हो रही हैं, ये दिया हुआ है। और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये सब दिया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आपको पता होना चाहिए किसकी वजह से हो रही है। जैसे हेपेटाइटिस ए, ये एक वायरस है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसी देखिए कोलरा है, टाइफॉइड है, तो ये पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ है कि वायरस है, क्या है। और मलेरिया क्या है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, देखिए इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये आप रट लीजिए एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोलियो जो एक वायरस है, चिकन पॉक्स एक वायरस है, मीजल एक वायरस है, पर ट्यूबरकुलोसिस वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है। ऐसे कोलरा क्या है, बैक्टीरिया है। टाइफॉइड क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस ए क्या है, वो वायरस एक है। और मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे इनका नाम याद रखना है, रॉबर्ट कॉश। इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को, बैक्टीरियम यानी कि बैक्टीरिया को पहली बार डिस्कवर किया था। एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रॉबर्ट कॉश या बैक्टीरिया का खोज किसने किया था। तो आपको नीचे ऑप्शन दिए होंगे बहुत सारे ऊट-पटांग, आपको याद रखना है रॉबर्ट कॉश नाम है, 1876 में इन्होंने किया था। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये जो है कुछ प्लांट में कुछ बीमारियाँ होती हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। तो देखिए जब हम एग्रीकल्चर पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो मैं आपको कुछ प्लांट्स की बीमारियाँ बताऊँगा मेन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में। पर देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रस्ट ऑफ व्हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में भी ये होती है। और ये किसकी वजह से होती है? फंगी की वजह से होती है, ये आप ध्यान रखिए। फिर ऐसी होता है सिट्रस कैंकर, ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। और येलो वेन मोज़ैक और भिंडी, भिंडी में हो जाता है, ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, ओकरा भिंडी को बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसकी वजह से क्या हो रहा है। तो देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि वायरस जो है वो प्लांट को इफेक्ट नहीं करता, वायरस भी प्लांट को इफेक्ट करता है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि वायरस जो है क्या वो प्लांट को इफेक्ट करता है कि नहीं करता है, कि ऐसे पूछा सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन में कि वायरस अफेक्ट्स द प्लांट एंड द रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय वायरस। तो किसमें ऑप्शन क्या होगा? सिर्फ जो है ए आंसर इसका होगा, क्योंकि पहले दूसरे में तो फंगी है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो कि इस तरीके से देखिए आपको पढ़ना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जितना दिया है देखिए एनसीईआरटी में उतना तो हमको इस तरीके से पढ़ना है, बाकी फिर हम देखेंगे कौन कौन से सोर्स और हमें पढ़ने हैं। तो फूड पॉइजनिंग के बारे में दिया है, यही सब दिया है कि जब फूड ख़राब हो जाता है इन बैक्टीरियाज़ के अटैक की वजह से या कुछ, तब हम जो है फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फिर हमें कैसे प्रिजर्वेशन करना चाहिए उसके बारे में दिया है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स के नाम है, मैं अभी आपको अपने नोट से दिखाऊंगा। और फिर एक यहाँ पे एक मेथड दिया है जिसे बोलते हैं पास्चराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है लुइस पास्चर ने इसको जो है वो किया था, डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था आप कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, देखिए क्या करते हैं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक दूध को पहले गर्म करते हैं, ठीक है, 15 से 30 सेकंड तक, और फिर एकदम से इसको ठंडा कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसके पहले तो बैक्टीरिया मर गए क्योंकि गर्म कर दिया दूध, ठीक है, और फिर एकदम से ठंडा किया तो वो प्रिजर्वेशन में जो है चला गया। तो अब उसके अंदर जो है बैक्टीरिया उतने प्रोड्यूस नहीं, मतलब उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ रहता है। और काफ़ी लंबे समय तक जो है पैस्चराइजेशन जो है वो हमारे दूध को या और भी जितने कोई भी प्रोडक्ट जिसमें किया जा सके उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है।
फिर एक पॉइंट मैंने आपको बोला था नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऊपर हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरियम। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए राइजोबियम करके एक यहाँ पे एक रहता है बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट में, जो कि पल्सेस होती हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं बेसिकली क्या होता है कि इसमें यहाँ पे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे तो कई तरह के रिलेशनशिप होते हैं। सिम्बायोटिक होते हैं, कुछ जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है, कोई एक अगर ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा कर रहा है, तो जो बी ऑर्गेनिज्म है वो भी ए ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा करेगा। यानी कि एक म्यूचुअल एक दोनों का हेल्प होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल समझाई गई है। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है वो ज़मीन में किस तरीके से आती है, लाइटनिंग की वजह से आ जाती है, या फिर नाइट्रोजन की फिक्सिंग की वजह से आ जाती है। और यहाँ पे नाइट्रोजनस कंपाउंड बन जाते हैं, जो कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल होते हैं। और फिर क्या करते हैं, प्लांट इसको ऊपर लेते हैं, और प्लांट जो है अपने रूट्स के थ्रू इसको ले लेते हैं, फिर एनिमल्स खाते हैं, फिर से ये नाइट्रोजन वेस्ट बनता है एक्सट्रीशन के थ्रू, मतलब ठीक है, जो वेस्ट निकालते हैं जानवर उसके थ्रू, फिर ये वापस ज़मीन में चला जाता है इस तरीके से। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो इस नाइट्रोजन को ज़मीन में उसको हवा में रिलीज़ भी कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए नाइट्रोजन किस प्रकार से पूरे इन्वायरमेंट में घूम रहा है। तो ये कुछ पॉइंट थे यहाँ पे जो हमको ध्यान रखने थे। अब मैं आपको जो है इसके बारे में दिखा देता हूँ अपने कुछ नोट्स, कि जो है आपको कहाँ पे इसको जो है पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। तो 1 मिनट में दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो ये रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखिए मैंने कितने शॉर्ट में पूरे चैप्टर को लिख लिया। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं अपने कॉपी पेन पे, जिस पे बना रहे हैं हम, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हो गया बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, इन सब एल्गी, ये सारे के बारे में मैंने पढ़ा। फिर लैक्टोबैसिलस जो होता है वो कहाँ मिलता है, कर्ड में। बैक्टीरिया एंड यीस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। तो ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया एंड यीस्ट दोनों, ठीक है। फिर बैक्टीरिया एंड फंगी जो है वो एंटीबायोटिक्स की तरह भी यूज़ होते हैं, ये ध्यान रखिए। इनका कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रस साइक्लाइन, एथ्रो एरिथ्रोमाइसिन। तो देखा होगा ना एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी हम दवाइयाँ खरीदते हैं जाके, एंटीबायोटिक्स, ध्यान है आपको। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, फंगी और बैक्टीरिया इन सब चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर ऐसी साइनोबैक्टीरिया होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, इसके बारे में पढ़ा था। ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। फिर पैथोजेंस के बारे में पढ़ा कि वो डिजीज़ कॉजिंग करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ा, ये सारे नाम हैं। फिर हमने आपको बोला था ये टेबल देख लेना आप एक बार पॉज करके, है ना। फिर उसके बाद क्या है कि एनिमल्स में एंथ्रैक्स बैक्टीरिया की वजह से माउथ एंड फुट डिजीजेस हो जाती हैं। गाय वाय में आपने देखा होगा, ये वायरस डिजीज़ है, ध्यान रखिए, वायरस की वजह से होती है, ठीक है। फिर हमने फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में देखा केमिकल मेथड में। तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसको। इवन सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स का यूज़ करके भी, अचार में नहीं होता, देखिए नमक डाल देते हैं, एडिबल ऑयल डाल देते हैं, तो वो बचाव कर, वो लंबे समय तक जो है प्रिजर्व करता है उसको। प्रिजर्व मतलब लंबे समय तक वो ख़राब ना हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमने कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ा, ये किस में होता है, आंवला में, रॉ मैंगोज, टामरिंड में, यहाँ पे इन सब चीज़ों में कॉमन सॉल्ट यूज़ किया जाता है। फिर शुगर को हम जैम में, जेलीज़ में, स्क्वाशेस में यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में। फिर ऑयल एंड विनेगर को यूज़ करते हैं पिकल में, देखा नहीं हम लोग की मदर, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो घर में कभी बनाती हैं अचार, तो कहती हैं कि उसके अंदर जो है सिरका डाल दो, तो विनेगर डाला जाता है, ठीक है ना। फिर पैस्चराइजेशन में मिल्क। तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए कौन कौन से हम लोग यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव्स के रूप फॉर्म में। ऑप्शन आएगा तो आपको ईजिली कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना ये, बहुत हमें कितनी सारी चीज़ें पता चली इसके बारे में। जो मैंने आपको चीज़ें बताई आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर आ जाता है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि बताया गया किस तरीके से पॉलीमर होता है, सिंथेटिक मैन मेड होते हैं कौन कौन से, ठीक है। नाइलॉन के बारे में, रेयॉन के बारे में, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ नाम बताए गए, उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। फिर पॉलिस्टर क्या होता है, आर्सेनिक क्या होता है, मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा ये सब, ठीक है। प्लास्टिक्स के बारे में दिखाया गया है। फिर देखिए प्लास्टिक की चेन किस तरीके से बनी होती हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक को किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। तो क्या होता है कि जो ऐसी प्लास्टिक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको जो है हम एक बार मोल्ड कर लेते हैं तो वो जो है जल्दी सॉफ्टन नहीं होती हीट की वजह से। आपने देखा होगा प्लास्टिक को अगर गर्मी के सामने रखो तो वो हल्का सा पिघलने लग जाती है, पर ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है पिघलती नहीं है। तो इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बेकलाइट और मेलामाइन, इनका हम यूज़ किस में करते हैं, आर्केलाइट के स्विचेस बनाने में। मैं याद करा रहा हूँ मैं आपको, बेकलाइट एंड मेलामाइन, ठीक है। तो ये दोनों का यूज़ करते हैं। मेलामाइन इज़ जो बहुत वर्सटाइल मटेरियल होता है। तो देखिए स्विच बोर्ड में, इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं जहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रही हैं, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर। और
आगे कुछ ज़्यादा है नहीं। और एक हमें ये बताया गया कि 5 आर होने चाहिए, रिड्यूस करो, मतलब हर एक सिटीजन को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, क्या कूड़े को रीयूज़ करना चाहिए, हमारे वेस्ट को, फिर रिसाइकिल कर देना चाहिए, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं उसे कर लो, रिकवर कर लो, रिफ्यूज़ कर दो, मना करो, ज़्यादा कुछ भी चीज़ें ऐसी ना यूज़ करें हम जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं मैंने कहाँ पे इसको लिखा है। तो आपको लगा, देखा ना कितना छोटा सा चैप्टर है, और अब हम पढ़ने बैठेंगे इसको तो कितना समय इसमें लगा सकते हैं अपना, बट बहुत ही इजी चैप्टर था, और जो है इजीली हमने जो है इसको कंप्लीट ही कर लिया। तो आपको ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ना है, बस यही सारी चीज़ें कि एक मिनट में देखता हूँ कहाँ है। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंथेटिक एंड मैनमेड फाइबर, देखिए। तो इतना ही सा है, देखिए चैप्टर कितना बड़ा था, कितना टाइम लग जाएगा आपको पढ़ने पर। मैं आपको दिखाता हूँ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर से जो हमको देख रहे हैं। पहली चीज़ है सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स, तो मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है, पहली चीज़ आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद पॉलीमर, पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट, उसे बोलते हैं पॉलीमर। यानी कि बहुत छोटी छोटी चेन्स होती हैं प्लास्टिक्स की, उनको जोड़ते, मतलब जो कई सारी जुड़ जाती हैं तो वो एक पॉलीमर बन जाता है, उसे ही बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन मेड है, दे आर ऑल्सो नेचुरल। जैसे कि कॉटन, कॉटन एक पॉलीमर है जो कि सेल्यूलोज से बना हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सेल्यूलोज किस चीज़ से बना है, ग्लूकोज से बना होता है ना, हमने पढ़ा है ना, ग्लूकोज C6H12O11 इस तरीके से कुछ होता है फॉर्मूला, एग्जैक्टली तो मुझे अभी नहीं याद है, बट ये चीज़ है कि सेल्यूलोज ग्लूकोज की यूनिट से बना होता है, और वो कॉटन होता है। और कॉटन जो होता है वो एक नेचुरल पॉलीमर है, ध्यान रखिएगा कि पॉलीमर नेचुरली भी होते हैं, कॉटन इज़ वन पॉलीमर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि केमिकल ट्रीटमेंट होता है वुड पल्प का, तो उससे रेयन एंड आर्टिफिशियल सिल्क निकलता है। नाइलॉन के बारे में दिया हुआ कि नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, और जो है फ्रॉम कोल वाटर एंड ऑयल, इन एयर, इन सब चीज़ों से भी नाइलॉन बन जाता है, ठीक है। फिर पॉलीएस्टर, पॉली प्लस एस्टर, तो टेरा टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर, इज़ वेरी पॉपुलर पॉलिएस्टर, ठीक है। फिर ऐसी पेट होता है, आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत सारी बॉटल्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, पॉलिएस्टर की बनी होती है, पेट होती हैं, पॉलीथाइलिन टेट्राफेथलेट करके। तो ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको पेट का, ठीक है, पूछा जा सकता है कि टी क्या होता है, टेराफेथलेट करके, या तो ये याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, पॉलिएस्टर पेंट वेंट में भी आप देखिए यूज़ करते हैं हम ना, कपड़े में भी यूज़ करते हैं कि रिंकल नहीं होता है इसमें, और ये क्या होता है, ईजिली वॉश हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आर्किलिक जो होता है, आक्रिलिक, आक्रिलिक ये क्या होता है, एक तरह का वूल फाइबर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर ऐसी प्लास्टिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, थर्मोसेटिंग्स के बारे में, बेकेलाइट और मेलामाइन। फिर थर्मोप्लास्टिक के बारे में कि ये जो होता है, जो थर्मोप्लास्टिक, ये तो थर्मोसेटिंग, एक होता है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक कौन सी होती है, जो ईजिली अगर आप गर्म किया हल्का सा भी तो वो ईजिली बेंट हो जाती है, ठीक है। फिर टेफ्लॉन जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का इज अ स्पेशल प्लास्टिक होता है, ये नॉन स्टिक कोटिंग और कुकवेयर। देखा होगा आपने, बहुत सारे हम लोग अपने घर में भी, मदर लोग या आप लोग जो भी कुकिंग करते होंगे देखते होंगे, एक तरह का कुकर आते हैं या आपके तवा आता है जिसके ऊपर जो होता है एक तरह की लेयर होती है जिसपे चिपकता नहीं कुछ, वही होता है टेफ्लॉन, एक तरह के प्लास्टिक है, नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकवेयर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये बायोडिग्रेडेबल क्या हो गया, जो इजीली डिग्रेडेबल किया जा सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, वो बायोडिग्रेडेबल हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो गया, जो नहीं किया जा सकता, प्लास्टिक हो गया, टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे, 5 बार मैंने आपको बता दिया, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये हो गया हमारा तीसरा चैप्टर ओवर। अब आ जाते हैं हम चौथे चैप्टर पे जिसका नाम है मटीरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए इसके अंदर क्या है, इस चैप्टर में मेटल्स के बारे में बताया गया, नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी गई है, जैसे कि मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, क्या उनको जो है हम वायर्स में बना सकते हैं, अगर वायर में उसको बनाया जा सकता है किसी भी चीज़ को, उसे बोलते हैं डक्टिल। मैलेबिलिटी मतलब उसको जब शीट्स पे बना सकते हैं, है ना, मलाई की तरह बिछा सकते हैं, तो हो गया मैलेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई। सोनरस है कि नहीं है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है। फिर उसी के ऊपर कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इतना नहीं हमको पढ़ना है, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बारे में बहुत सारी बातें दी गई हैं यहाँ पे जो कि यूज़फुल नहीं है ज़्यादा। सोलर्स मैंने आपको बता दिया, नॉन मेटल बता दिया, नॉन मेटल वो जो मेटल नहीं है, और सिंपल जो मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर बेसिकली कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या हीट। और मेटलॉइड्स हो गए, फिर मेटल्स हो गए, मेलिबिलिटी, हार्डनेस, एलिमेंट्स, डक्टिलिटी मैंने आपको बता दिया, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन, कंडक्टर, एटम। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो यहाँ पे आ जाते हैं केमिस्ट्री में अपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में।
तो इफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन बाय कूलिंग हीटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट। देखिए एलिमेंट क्या होता है, अगर पूछे कोई कभी भी मान लीजिए किसी एग्जाम में, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट। किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब उसके बाद आप उसको कुछ गर्म कर लो, ठंडा कर लो, तोड़ लो, मोड़ लो, जितना भी कर लो वो वैसे ही रहेगा। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर जब इनको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो सब कुछ मॉलिक्यूल बन जाएंगे या कुछ सब्सटेंस और भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे कि आपका H2O हो गया है ना, एक पानी का मॉलिक्यूल हो गया। तो ये सब क्या है कि ये एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिंगल यूनिट। ठीक है, फिर ये होता है। उसके बाद एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनअफेक्टेड, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मेलेबिलिटी के बारे में है कि मेलेबिलिटी क्या होती है, जब आप बीट इनटू शीट, कोई भी मेटल जिसको हम, ये एक प्रॉपर्टी है मेटल की वैसे, तो जब मेटल को हम बीट कर पाए इन व्हाट यू कैन से इन शीट्स, इनटू थिन शीट्स, उसे बोलते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, जैसे कि सिल्वर फॉइल जो होता है आपने देखा होगा, तो वो जो होता है क्या होता है, वैसे तो सिल्वर होता है। सिल्वर देखिए एक ठोस होता है पदार्थ है ना, पर उसे पीट पीट के इतना पतला कर देते हैं कि वो एक तरह से मेलिबिलिटी की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब मेलेबल हो जाता है, और वो कवरिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर ऐसे डक्टिलिटी होता है। डक्टिलिटी भी क्या होता है कि कोई भी मेटल को हम जो है वायर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, वायर के फॉर्म में बना देते हैं। देखा होगा आपने कॉपर वॉपर है ना, ये सब कॉपर वायर नहीं होती है। फिर सोनोरस और हीट, इन सब के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे आ जाइए ऑक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है, फिर ऑक्साइड फॉर्मेशन में क्या है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर वेयर एज ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। रट लो। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं, यानी कि जब मेटल का ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो वो किसका होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। तो आपको याद होना चाहिए वो क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ऑक्साइड फॉर्मेशन में क्या होता है कि अब ये देखिए बेसिक होता है, तो देखा होगा आपने जो आयरन होता है, कभी कभी रखे रहिए, पानी पड़ता है हल्का हल्का, जो भी हवा पड़ती है, मॉइस्चर पड़ता है, तो क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है उसके अंदर। ठीक है ना, तो ये होता है ऑक्साइड। ऐसे ही मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं, तो आप देखिए बहुत ज़्यादा उसके अंदर से जो है रोशनी निकलती है, इस तरीके से निकलता है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर मेटल रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन साउंड निकलती है, जो कि पॉप साउंड के साथ जल सकती है, इंडिकेट करती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम हो गया, जैसे फास्फोरस हो गया, और ईजिली दे कैन बी कट एंड दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और देखिए इसके अंदर क्या है, सोडियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको पानी में या कैरोसिन ऑयल, इसे कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। फास्फोरस भी जो है वो भी बहुत रिएक्टिव होता है, मतलब अगर आपने हवा में रख दिया ना तो वो जल जाएगा, तो इसलिए जो उसको वाटर में रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ बताई गई। फिर कंबशन के बारे में बताया गया, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होता है एक, है ना, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर। देखिए जैसे मान लीजिए आप पेपर अखबार जला रहे हैं, तो अखबार को आप गर्म करिए। ठीक है, आपने 14 डिग्री सेंटीग्रेड किया, नहीं जलेगा। 15 किया, नहीं जलेगा। ऐसे आप बढ़ाते जाइए, मान लीजिए 40 पे आपने किया, तो हो सकता है जलना शुरू कर दे। तो वो जो टेम्परेचर होता है जहाँ पे आग पकड़ ले, आग शुरू हो जाए, उसे बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। कम्बस्टिबल सब्सटेंस, तो कौन से होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनको जलाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बस वही चीज़ है यहाँ पे। द सब्सटेंस विच हैव अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन इजीली कैच फायर एंड आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो ध्यान रखिए। तो अगर पूछा जा सकता है कि जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है उनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है कि कम होता है, तो आपको पता होना चाहिए उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जो भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि वो ईजिली जो है आग लग जाती है उनके अंदर। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे कर रखना है ध्यान। तो हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, अब एक आ जाते हैं लास्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम पे। बहुत ईजी चैप्टर है। इसके अंदर बस इतना बताया गया है कौन कौन से इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल्स हैं, एग्जॉस्टिबल हैं मतलब कि कौन से नहीं होंगे एग्जॉस्टिबल, कौन से हो जाएंगे एग्जॉस्टिबल, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, है ना, समय के साथ अगर हम यूज़ करते रहे। इसमें कोल के बारे में बताया गया है। फिर कोल के में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फिर पेट्रोलियम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पेट्रोलियम का जो है यहाँ पे देखिए दिखाया गया कैसे तरीके से पेट्रोल निकलता है। तो ये वेल्स ऐसे खोदे जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए गैस होती है, रुकी हुई गैस होती है, गैस निकाल लेते हैं नेचुरल गैस के फॉर्म में। ऑयल होता है, ऑयल निकाल लेते हैं, वाटर निकाले जाते हैं। इस तरीके से रिजर्वायर हैं ज़मीन के नीचे कई कई जगह पे, वहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मेन पॉइंट्स। तो जैसे कोल के बारे में तो अभी हमें पता ही है, मेन पॉइंट्स क्या बताएं इसके अंदर। कोल के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे 4 प्रकार के वैसे कोल होते हैं, आगे हम देखेंगे अपने क्लासेस में, वो सब बताया जाएगा। फिर कोक जो होता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, तो वो क्या होता है, टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है कोक। ये बात ध्यान रखिए, बहुत शुद्ध कार्बन होता है। और इसको जो है ना इंडिया में यूज़ किया जाता है मेटलर्जी में, या मेटल बनाने में, या फिर जो है आपके प्लांट्स में, पावर प्लांट्स में। तो इंडिया में जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए हमको जनरली कोक जो है हम बाहर से इम्पोर्ट भी करते हैं, ठीक है। इसलिए कोल गैस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। कोल गैस में क्या है, कोल जहाँ पे आपकी रहती है, कोल के जहाँ पे भंडार है, वहीं पे जो भी गैस उसके और आसपास निकल रही है उसके वजह से कुछ, तो वो जो है कोल गैस कहलाती है। फिर कोल तार क्या होता है, एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री सिंथेटिक परफ्यूम ये सब। तो कोल तार क्या करता है, कोल तार बेसिकली क्या होता है, रेजिड्यू होता है कोल वोल जलाने के बाद। इसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में बिल्ड बनाने में। तो ये सब लिस्ट दी हुई है। ये क्या होता है, ब्लैक थिक लिक्विड होता है एक तरीके से, और ये जो होता है मेटलिंग बिटुमेन, इसमें जो होता है मेटलिंग द रोड में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद पेट्रोलियम के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया था, मैंने आपको दिखाया था। फिर पेट्रोलियम जो है उसका मतलब क्या है, पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम मतलब ऑयल। जो रॉक के पास से ऑयल निकले वो होता है पेट्रोलियम। डार्क ऑयली लिक्विड है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म बना कैसे है, जब बहुत सालों तक डेड ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सी के अंदर या ज़मीन के नीचे दबे रहे मिलियंस ऑफ ईयर्स, और टेम्परेचर बढ़ता रहा, प्रेशर बढ़ता रहा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गए, एक पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये चीज़ है। फिर पेट्रोल केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, किस किस यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलीथीन या अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। इन सब चीज़ों में जो है आपको यूज़ होते हैं पेट्रोकेमिकल्स का, तो ध्यान रखिएगा। जैसे पॉलीएस्टर, नाइलॉन, आर्केलिक, ये सब हमने पहले पढ़ा था ना, फाइबर्स, तो ये सब क्या है, पेट्रोकेमिकल्स ही हैं। ये बात ध्यान रखिए। इनके कुछ सब्स्टिट्यूट्स होंगे, या कुछ इनका जो है कुछ आपके कह सकते हैं कि इनके कुछ ऑल्टरनेटिव या कुछ इस तरीके से बनाए गए होंगे इन्हीं के थ्रू, ठीक है। फिर हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या करता है, ये नेचुरल गैस से एक तरीके से हाइड्रोजन गैस जो है वो नेचुरल गैस के रूप में निकलती है, और ये भी जो है फर्टिलाइज़र यूरिया के फॉर्म में यूज़ करी जाती है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस नेचुरल गैस, फ्रॉम नेचुरल गैस से ली जाती है, और यूरिया और फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में यूज़ करी जाती है। फिर एक होती है नेचुरल गैस, ठीक है। इसे क्लियर होना चाहिए यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से, क्लियर गैस भी बोलते हैं, या क्लीन गैस हो सकता है, क्लीन गैस कहते हैं, जिसको हम चेक करेंगे। और नेचुरल फ्यूल गैस, इसे नेचुरल फ्यूल गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल गैस जो है स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, जब हम नेचुरल गैस को हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं तो उसे बोलते हैं सीएनजी, जिसका हमको मिलता है एलपीजी, सीएनजी देखा होगा आपको, सिलेंडर मिलता है गाड़ी चलाने में, ठीक है ना। तो सीएनजी जब यूज़ करते हैं तो वो यही नेचुरल गैस होती है, ज़मीन के अंदर से निकली है, काफ़ी अच्छा कंबेशन में हेल्प करती है, इसलिए हम उसको कंप्रेस फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं गाड़ियों में, तो इसे बोलते हैं सीएनजी, ठीक है। फिर कहाँ कहाँ मिलता है सीएनजी, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए कहाँ कहाँ मिलता है। तो हमने नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया, पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा बहुत देखा, किस प्रकार से बनता है ये बात ध्यान रखिएगा। फिर कौन कौन से फॉर्म में यूज़ करा जा रहा है ये, और कोल तार के बारे में, कोल गैस और ये सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ तो जो था हमने आज अपना कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 5 चैप्टर जो है हमने वो कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। तो अभी क्या है कि आने वाली क्लासेस में हम जो है ये देखेंगे कि आगे के जो भी हमारे चैप्टर्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यानी कि आगे 6, 7, 8, 9, 10, और इसमें 18 चैप्टर्स हैं। तो 2 और वीडियोस में जो है मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा 8th, फिर आपका 9th और फिर 10th इसी प्रकार से, फिर हम अपना जो भी हमारा रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर हम करेंगे एक अच्छा सा रिवीजन, ठीक है। तो आप लोग इसलिए बने रहें अपने, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प होगी। और इसी तरीके से वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।